स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मैं इस समय हूँ किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में। पामीर की अपनी जर्नी ख़त्म कर दी हमने। कल फ्लाइट लेके ओस्ट से मैं आ गया था बिश्केक आज घूमेंगे हम, और शायद कल दोपहर को या शाम को यहाँ से हम अलमाती कजाकिस्तान के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि वहीं से मेरे को फ़्लाइट सस्ती पड़ रही थी। अलमाती थोड़ा बड़ा एयरपोर्ट है, बिश्केक थोड़ा मतलब छोटा सिटी है, महंगी फ़्लाइटें चलती है, कम फ़्लाइटें चलती हैं, तो मैंने कहा अलमाती चलते हैं। अच्छा, बिश्केक में आके भाई मस्त हॉस्टल मिला मेरे को, एवा हॉस्टल करके है, जिसमें से अभी मैं निकल के आया। हॉस्टल देखो आप कैसा है, पहले मैंने वीडियो बनाई है भाई। हॉस्टल दिखा दूँ आपको कैसा सा है, थोड़ा अजीब है, जैसे ना ऐसे कमरे बना रखे हैं। तो इस पर मैं खोलूँगा तो अंदर ये है, और इतना सा है बस, 2 बेड है। ये नीचे वाला मेरा है, ऊपर वाला एक भाई का है। यहाँ पे लॉकर भी दे रखा है अपना मस्त बड़ा सा, इसके अंदर सामान रख दो अपना, लॉक कर दो। टॉवल वगैरह सब प्रोवाइड करा है। बंद हो गया, अपना पर्सनल सा रूम है एक तरह से। ये देखो बढ़िया शावर वगैरह, नीट एंड क्लीन टाइडी, 10 आउट ऑफ 10 है हॉस्टल भाई। यहाँ पे लॉकर्स भी हैं, और मेरी चाबी 19 नंबर है, तो 19 वाला ही खुलता है। वैसे लॉकर्स बड़े मतलब नॉर्मल से लगते हैं कि ऐसे खास नहीं है, पर मैंने 18 वाले में भी लगा के देखा, खुला नहीं उसका लॉकर, मेरा खुल गया। और बहुत ही गंदे हो रखे हैं जूते, ये पामीर हाईवे से आए हैं ना भाई। हॉस्टल बहुत बढ़िया है, इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ $13.5, जिसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। पर मैं उठा इतना लेट, कल लेट सोया, मैं थका हुआ था तो लेट उठा, तो $2-3 का अगर आप ब्रेकफास्ट मान लो ना, तो $10 का हॉस्टल है भाई टोटल मिला के। कल देख लेंगे कैसा क्या रहता है अपना ब्रेकफास्ट। अभी मैं जा रहा हूँ KFC, थोड़ा बर्गर खा लें। अच्छा भाई, पूरे किर्गिस्तान में ना KFC का बहुत ज़्यादा बोलबाला है। मैकडी वगैरह, सबवे, डोमिनोज वगैरह कुछ नहीं है। KFC ना बिश्केक में कम से कम 15-20 हैं भाई, पर ओश में सिर्फ एक था जिस पे मैं गया था। मैं अगर आपको प्राइसेस दिखाऊँ यहाँ पे बर्गर्स के, तो 330 है, मतलब ये इंडियन रुपीज़ ही मान लो आप, इतने के ही हैं। और सबसे सस्ते वाला है 144 का, तो हमारा हो गया 730 का बिल, 2 बर्गर और 1 पेप्सी। भाई KFC खा के मैं तो वापस आ गया था हॉस्टल, क्योंकि एकदम से पता चला कि अब पहाड़ों पे नहीं हूँ मैं। एलिवेशन काफ़ी कम हो गई, सिर्फ 800 मीटर। तो यहाँ पे 0 डिग्री में भी ऐसी ठंड लगी जैसे वहाँ -15-20 में भी नहीं लग रही थी। तो पजामा भी पहन के आया नीचे से पैंट के, और टोपी भी पहन के आया। अब चलते हैं भाई घूमने। पहले मैं थोड़ा किर्गिस्तान की लोकेशन के बारे में बता दूं। किर्गिस्तान है भाई सेंट्रल एशिया में, या फिर कॉन्टिनेंट तो एशिया ही पड़ेगा। इसके नॉर्थ में है कज़ाकिस्तान, इसके वेस्ट में है उज़्बेकिस्तान, इसके साउथ में है तजिकिस्तान, और इसके ईस्ट में है चाइना। तो हम आए थे यहाँ पे तजिकिस्तान से। तो ये तो किर्गिस्तान की हो गई लोकेशन। अभी मैं हूँ बिश्केक में, जो कि कैपिटल सिटी है, बिल्कुल ही कजाकिस्तान बॉर्डर के पास। जैसे मैंने बताया था, ओश जो था, ओश सिटी से उज़्बेकिस्तान का बॉर्डर पास था, एयरपोर्ट दूर था ओश का। बिश्केक में भी यही है, यहाँ से बिश्केक का एयरपोर्ट तो है भाई 25 किलोमीटर, और जो कजाकिस्तान का बॉर्डर है भाई वो सिर्फ 15 किलोमीटर। तो कल हम जाएंगे वहाँ पे भी। अभी चलते हैं बिश्केक में 2-4 चीज़ें जो घूमने वाली हैं वो देखने। सबसे पहले शुरू करा, मैंने पूरा मैप सा बना लिया। यहाँ से चलते हैं ओल्ड सेंट्रल मॉस्क। लोकेशन से आपको ये पता चल गया होगा कि किर्गिस्तान सोवियत यूनियन का पार्ट था, USSR का पार्ट था। तो USSR टूटने के बाद 15 कंट्री बनी थी, 15 कंट्री बनी थी। उसमें से अब मैं 14th कंट्री में किर्गिस्तान विज़िट कर रहा हूँ। USSR की फाइनल कंट्री जो मेरे को विज़िट करनी बची है वो है तुर्कमेनिस्तान। तो किर्गिस्तान भी USSR से टूट के बना था। इसकी हिस्ट्री बहुत रोमांचक है। USSR से टूटने के बाद की हिस्ट्री बहुत रोमांचक है। उससे पहले तो सारे देश जितने भी टूटे थे USSR से, सेम ही हिस्ट्री है सबकी, कि पहले वो अपने अपने रीजन्स थे। ये रीजन्स के हिसाब से USSR में सारी कंट्रीज़ थी। जैसे बेलारूस को जो एरिया मिला, यूक्रेन को, लेटवे, लिथुआनिया, एस्टोनिया को, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, इन सब को जो एरियाज़ मिले हैं ना, ये पहले से ही अपने में एक अलग एरियाज़ थे, ऑटोनोमस थे। बस USSR मॉस्को से इन सबको कंट्रोल होता था। पर जब टूटा तो ये अपने अपने एरिया अलग हो गए। 1991 में ये टूटा था। 26 दिसंबर 1991 को इनको पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई थी। 1991 के बाद की हिस्ट्री भाई बहुत ही एक्साइटिंग है। इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा और बिश्केक घुमाऊंगा। ये देखो भाई, ओल्ड सोवियत स्टाइल बिल्डिंग्स। पर भाई रूल्स बहुत फॉलो होते हैं यहाँ पे, पर हॉर्न भी बहुत यूज़ करते हैं लोग। मैंने आज सुबह से ही देख लिया, जैसे ये खड़ी रहेगी गाड़ी जब तक इसको
मुड़ने के लिए वो नहीं मिलेगा। देखो हॉर्न यूज़ कर रहे हैं पर, ठीक है, और मुड़ने वाले इसी लेन में है, चाहे ये भाई कितना ही गरीब देश हो। मतलब इससे जो गरीब देश है सेंट्रल एशिया में, जो सोवियत में टूटा था, वो ताजिकिस्तान ही था, ठीक है। ये सेकंड नंबर पे गरीब है, पर कैपिटा इनकी $3000 है। ताजिकिस्तान की बस इनसे कम है, और जितने भी उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इनसे ज़्यादा है। पर देख रहे हो रूल्स फॉलो कर रहे हैं। पेडेस्ट्रियन वहीं पे खड़ा है, जब तक नहीं होएगी गाड़ियाँ लेन के पीछे खड़ी हैं। देखो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो, ठीक है, जहाँ की हुई है ग्रीन वही जाएगा। ये बंदा आगे आ तो गया था मुड़ने के लिए, पर मुड़ा नहीं वो, क्योंकि उसकी लाल हो गई थी। तो इससे पता चलता है सिविक सेंस है, यूरोपियन से थोड़ा कम है पर अच्छा खासा है। भाई ये जूते धोने का टाइम नहीं मिला यार, इनको तो मेरे को लग रहा है गीले टिश्यू से ही साफ़ करना पड़ेगा। ये पामीर में, मुर्गाब में हुए थे सबसे गंदे ना, वहाँ पे पूरा डस्टी शहर था, तो इसको साफ़ करना पड़ेगा, टाइम मिलेगा। अजीब सा लग रहा है, नई पैंट निकाली आज और जूते ऐसे चमक रहे हैं। मिट्टी वाले लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं काम मजदूरी करके आया बंदा। चलो कोई नहीं, आज टाइम कम था, मैंने कहा शाम को जाके इसको देखेंगे। भाई ये सुपरमार्केट का नाम पढ़ो, बीमार सुपरमार्केट क्या ही नाम रखा है ना। मतलब इनकी लैंग्वेज शायद कुछ और मतलब होता होगा। ओल्ड मॉस्क की तरफ वॉक कर रहे हैं। ये आ गई बिश्केक की ओल्ड सेंट्रल मॉस्क। ये पहले के ज़माने में होती होगी सबसे बड़ी, तो इसका नाम इसलिए ओल्ड सेंट्रल मॉस्क कर दिया। अब सेंट्रल मॉस्क जो है वो दूसरी है एक, वो इस रोड से सीधे जाते रहेंगे। वो शायद मीनार आपको दिख रही होगी, वो देखो मीनार दिख रही है, वो है नई वाली। वहाँ तक भी हम वॉक करेंगे, अभी पहले इसमें चलते हैं। भाई मॉस्क विज़िट कर ली, लगता है कि बहुत पुरानी मॉस्क है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटी थी। तो एक रूल लिख रखा था बाहर, मैंने कहा भाई ट्रांसलेट कर ही लूँ, कहीं लिख रखा होगी फ़ोटोग्राफी वगैरह नहीं कर सकते। ट्रांसलेट करा तो उसकी ट्रांसलेशन आई, स्लीपिंग इन द मॉस्क इज़ प्रोहिबिटेड, सो नहीं सकते, ठीक है। अंदर जाके देखा, सबसे ज़्यादा रूल वही टूटा हुआ था। 10, 15, 25 लोग होंगे, उसमें से 15 लोग कोनों में सोने लग रहे थे, सबसे ज़्यादा रूल वही टूटा। तो 1.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है बिश्केक की सेंट्रल मॉस्क। पैदल चलते हैं और फिर आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। चलो भाई पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं किर्गिस्तान की। 1991 में जब आज़ाद हुआ, बहुत सारे नाम है तो मैंने नाम याद नहीं रखे, साइड में फ़ोटो भी नाम आ जाएगा। तो 1991 में ये बंदा बन गया प्रेसिडेंट। तब नए नए कम्युनिस्ट से आज़ाद हुए थे, लोगों को इतनी फ्रीडम डेमोक्रेसी वगैरह की आदत नहीं थी। तो ये बंदा 2005 तक प्रेसिडेंट रहा, 15 साल, ठीक है। हर बार इलेक्शन जीतता रहा, जो भी इलेक्शन हो रहे थे, जैसे भी हो रहे थे, वो जीतता रहा। ये कहता मैं हूँ तो सोशलिस्ट, पर मेरा दिमाग ऐसा है कि प्रॉपर्टी वगैरह सब लोग ओन करने चाहिए। तो इसका ऐसा दिमाग था, 15 साल तक जीतता रहा। पर 2004 वगैरह में प्रोटेस्ट हुए, 2-4 बंदों को गोली लग गई, मर भी गए। साउथ ऑफ किर्गिस्तान में 5 बंदे, तो बहुत प्रोटेस्ट वगैरह हुए। तो 2005 में ये बंदा अपने परिवार के साथ देश छोड़ के भाग गया। रशिया ने इसको असाइलम दिया, पुतिन ने कहा यहाँ पे आप वेलकम हो, असाइलम। अभी तक भी वो रशिया में ही रहता है, पर वो एक बार किर्गिस्तान वापस भी आया था, वो स्टोरी में आगे पता चलेगा कब वापस आया। तो 2005 में जब चला गया तो 2006 में इलेक्शंस होते हैं दोबारा, और फिर एक नया प्रेसिडेंट बन जाता है, जो कि ये बंदा है, ठीक है। इसकी सरकार चलती रही, इसने काफ़ी क्रिटिसिज्म वगैरह करा। मतलब कुछ अगर मीडिया चैनल कुछ दिखाना चाहते हैं तो पहले अप्रूवल लेना होता था, यूरोप की कोई चीज़ दिखानी तो अप्रूवल लेना होता था। तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ करा। अगले ही साल इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने लग गए थे। इसके जो पार्लियामेंट के और मेंबर थे, भाई जो तूने वादे करे थे कि उस प्रेसिडेंट जैसा नहीं करूँगा मैं, वैसा ही कर रहा है तू। तो 2010 में इसको भी देश छोड़ के भागना पड़ा। पहले कजाकिस्तान गया और फाइनली जाके बेलारूस में अपनी पूरी फैमिली के साथ असाइलम ले लिया। सेकंड प्रेसिडेंट गया, फिर बना भाई इनका थर्ड प्रेसिडेंट, ठीक है। अब थर्ड प्रेसिडेंट का टर्म पूरा तो हो गया, पर जब फोर्थ प्रेसिडेंट बना तो थर्ड वाले प्रेसिडेंट ने उस फोर्थ प्रेसिडेंट को बैक करा था इलेक्शंस में कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, इसको वोट दो। तो फोर्थ वाला प्रेसिडेंट बन गया। फिर फोर्थ वाले प्रेसिडेंट ने क्या करा, थर्ड वाले प्रेसिडेंट के खिलाफ ही केस खुलवा दिया। किस चीज़ का? करप्शन का, क्योंकि किर्गिस्तान है वन ऑफ द
करप्टेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, अगर मतलब 0 से 100 तक नंबर दें और 0 मतलब मोस्ट करप्ट और 100 मतलब लेस करप्ट, तो इसको 28 नंबर मिले थे। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या हुआ, वो केस इवेंचुअली ड्रॉप हो गया और जो 4th वाला प्रेसिडेंट था उसके खिलाफ भी बगावत हो गई, उसको भी अपनी सीट छोड़नी पड़ी। टेम्परेचर हो रहा है कुछ 0 डिग्री करीब और शाम को थोड़ी स्नोफॉल मतलब पानी जैसी बर्फ़ की आशंका है गिरने की। पूरी स्नो तो नहीं गिरती देखो, पर रोड पे यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्नो जमी मिल जाएगी क्योंकि यहाँ का वेदर थोड़ा ओस से ठंडा रहता है थोड़ा सा। ये बिल्डिंग्स देखो, ये बिल्कुल सोवियत टाइम बिल्डिंग्स की याद दिलाएगी। ऐसी ऐसी सोवियत कम्युनिस्ट टाइप अपार्टमेंट होते थे कि सब लोगों के सेम अपार्टमेंट, किसी को कुछ ज़्यादा नहीं किसी को कुछ कम नहीं, जो पोस्ट पे जो बंदा है उसको वही मिलेगा क्योंकि कुछ ओन तो कर नहीं सकते आप। 2021 में नया प्रेसिडेंट आया जो अभी तक प्रेसिडेंट है और 2021 में किर्गिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में बहुत सारे लोगों ने वोट करा कि भाई 1990 बहुत पुराना ज़माना हो चुका, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखो भाई 2021 में। तो 2021 में किर्गिस्तान का लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सर्दियों में भाई पूरे ठंडे देशों में ना ऐसे पेड़ हो जाते हैं, बिल्कुल एक पत्ता नहीं होता इन पेड़ों पे। और गर्मियों में आओगे पूरी हरी भरी स्ट्रीट मिलेगी आपको, मतलब पूरी ग्रीनरी ना, वो उसका अपना अलग मज़ा है, ठंड में अपना अलग मज़ा है, बर्फ़ गिरती है ना। फिर भाई सन आता है 2022 का और जो किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में लड़ाई हो जाती है। शायद ताजिकिस्तान ने इन्वेड करा था क्योंकि ताजिकिस्तान में जो प्रेसिडेंट है भाई वो तो 34 साल से, जब से आज़ाद हुए हैं वही है प्रेसिडेंट, जब तक मरेगा मेरे को लग रहा है वही रहेगा। तो फिर किर्गिस्तान का जो सबसे पहले वाला प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट था, जिसको मतलब रशिया ने असाइलम दिया था, उसने थोड़े बहुत बयान दिए रशिया में बैठ के कि भाई ताजिकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब क्राइसिस आए थे ताजिकिस्तान में तो किर्गिस्तान ही एक ऐसा देश था सबसे पहले आगे बढ़ने वाला जिन्होंने तुम लोगों की मदद करी थी। फिर 2022 में बॉर्डर्स क्लोज हो गए थे जब मैं पामीर हाईवे करने आया था दोनों देशों के बीच में। फिर सुलझेड़ा हुआ होगा 2025 में जाके दोबारा बॉर्डर्स खुले। किर्गिस्तान का फ्लैग कुछ ऐसा दिखता है, लाल और थोड़ा सूरज टाइप फ्लैग है, मतलब सूरज है बीच में। वो देखो भाई बिल्कुल सोवियत टाइप ना, फ्लैट पूरे के पूरे ऐसे अपार्टमेंट के ब्लॉक्स वहाँ तक कहाँ तक जा रहे हैं पता नहीं, कैमरे भी नहीं आ रहे हैं। भाई देखो कैसा देश है, कितना गरीब है। 5 में से 2 प्रेसिडेंट देश छोड़ के भाग गए अपनी पूरे परिवार के साथ। एक प्रेसिडेंट ने जिसने दूसरे वाले को बैकअप करा नए प्रेसिडेंट को, उसी के ऊपर केस खुलवा दिया, फिर उसी को छोड़नी पड़ी गद्दी। अब 5वां चल रहा है, देखो इसके साथ क्या होता है। पूरे स्टैंड्स में से उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबसे कम पॉपुलेशन किर्गिस्तान की है। सिर्फ और सिर्फ 70 से 75 लाख लोगों के बीच में यहाँ पे लोग रहते हैं। ये पहुँच गए भाई हम वॉक करते करते 1.5 किलोमीटर बिश्केक की सेंट्रल मॉस्क में। ये बिल्कुल लग रही है भाई टर्की की जैसे सेंट्रल मॉस्क थी ना, वो सेंट्रल मॉस्क नहीं, क्या नाम था उसको, हागिया सोफिया, वैसी सी लग रही है। अंदर चल के देखते हैं कैसी है। 4 मीनार, उसमें एक ही मीनार थी, तो ये देखो बिल्कुल टर्की वाली मॉस्क जैसी लग रही है। ये लग रहा है अच्छी होगी अंदर से। लो भाई कितना सही अंदाजा था मेरा यार, टर्की जैसी दिख रही है। ये मॉस्क रिपब्लिक ऑफ टर्की ने ही डोनेट करी है फॉर द पीपल ऑफ किर्गिस्तान। ये मैंने ट्रांसलेट करके भी पढ़ा। ठीक है, डोनेट मतलब ऐसा नहीं कि उठा के हाँ ला के रखती, मतलब इसका पूरा खर्चा वर्चा टर्की ने दिया होगा। कि अपने जैसी बना दी बिल्कुल इन्होंने, सेम टू सेम टर्की वालों ने। दो भाई मॉस्क के बाहर ना 3 जूते पड़े हैं, इनके आप अंदर की देखो पूरे की कैसे खाल लगा रखी है अंदर तक ना, तक ठंड के लिए। किर्गिस्तान के बारे में थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। किर्गिस्तान को कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया, क्योंकि किर्गिस्तान जो पूरे का पूरा देश है 90% माउंटेन्स से बना हुआ है देश ये पूरा। यहाँ पे एक स्पेशल
तरह का स्पोर्ट्स खेला जाता है। जैसे पोलो आपको पता होगा, एक बंदा घोड़े पे बैठा होता है, एक डंडी होती है उसके हाथ में और एक बॉल को मारता है ना। पोलो ये वाला स्पोर्ट काफ़ी फेमस है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। जैसे यूएस पोलो जो कंपनी है उनका लोगो भी यही है। यहाँ पे पोलो तो खेलते हैं पर उसका नाम है कोकबोरू, KOKBORU, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, घोड़े पे बैठे होते हैं बंदे, पर इनको एक मरी हुई गोट का सिर होता है या फिर पूरी की पूरी गोट होती है, उसके अंदर ऑर्गन्स निकाल के कुछ कुछ भर देते हैं। 30-40 किलो भारी होता है वो, उसको उठाना होता है और गोल के अंदर फेंकना होता है। तो ये स्पोर्ट ये लोग खेलते हैं। आज भी किर्गिस्तान में गोल्डन ईगल को ट्रेन किया जाता है। गोल्डन ईगल ट्रेन करके वो क्या करते हैं, गोल्डन ईगल उनके लिए, मतलब ईगल ही होता है, गोल्डन ईगल नाम सा रख दिया, उनके लिए जो जानवर होते हैं, छोटे छोटे जानवर या फॉक्सेस शिकार करके लेके आता है, उन जानवरों को लोग खाते हैं। मतलब शहरों में नहीं, क्योंकि आज भी यहाँ पे बहुत सारे लोग नोमैड्स हैं और यूर्ट्स में रहते हैं। यूर्ट जैसे मैं फिनलैंड में रुक के आया था, यहाँ पे मंगोलिया में होते हैं, वो यूर्ट में रहने वाले लोग हैं, नोमैड्स हैं। अपना यूर्ट उठाया, आज कहीं पे रह रहे हैं, आज कहीं पे रह रहे हैं, आज कहीं पे रह रहे हैं, तो जानवर वगैरह ट्रेन करते हैं। तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में करेंसी चलती है किर्गिज सोम, शायद मैंने आपको अभी तक दिखाई नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ। इसकी वैल्यू लगभग इंडियन रुपए के बराबर है, थोड़ी सी ज़्यादा है पर मैं इक्वल सही कहूँगा। कुछ ऐसा दिखता है 500 किर्गिज सोम का नोट। और भी थे मेरे पास, निकल नहीं रहे। जब वीडियो बनाने आते हैं तो वो निकलते ही नहीं, हाथ में ही नहीं आते। अब दिखाता हूँ, रुको। ये है भाई, देखो 500 का, 200 का, 100 का, 50 का भी था मेरे पास, 20 का भी आता है। उससे छोटे आते हैं सिक्के। और सिक्कों में स्पेशल क्या है, 3 सोम का सिक्का आता है। 3 सोम का ताजिकिस्तान में भी आता है, किर्गिस्तान में भी आता है और मोल्डोवा में भी आता था पहले, अब तो बंद हो गया। 3 सोम का कौन ही बनाता है सिक्का, है ना। ये हम पहुँच गए बिश्केक के विक्ट्री मोन्यूमेंट पे। पास से चल के आपको दिखाता हूँ। तो आपको लग रहा होगा ये विक्ट्री मोन्यूमेंट बना होगा 1991 में। जी नहीं, ये बना था 1985 में, सेलिब्रेट करने के लिए 40 साल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें ये लोग जीते थे। ये लोग कैसे जीते थे, उस टाइम 1985 में सोवियत यूनियन था और सोवियत यूनियन वर्ल्ड वॉर जीता था। अमेरिका के साथ सोवियत यूनियन ने उस टाइम लड़ाई लड़ी थी अगेंस्ट जर्मनी, जापान और कौन था, इटली, 3 थे शायद वर्ल्ड वॉर 2 में। तो तब बनाया था ये 40 ईयर्स ऑफ विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे मेरे को लग रहा है भाई किसी की शादी की पार्टी चलने लग रही है। और यहाँ पे दारू वारू, रम वगैरह, वाइन वगैरह, इन्होंने सब कुछ खोल रखी है इन बंदों ने। तो ऐसा नहीं है कि इनका विक्ट्री मोन्यूमेंट है तो दारू नहीं पीनी, दारू जरूर पीनी है भाई। ये आगे चलते चलते एक पार्क में, जो कि अब गंजा है ना, बर्फ़ गिरी तो है थोड़ी थोड़ी ना, इसमें वो पत्ते, सारे पेड़ गंजे हो गए। इस पार्क में सबसे ज़्यादा फेमस ये वाली बिल्डिंग, इसको स्नेल स्टाइल बिल्डिंग कहते हैं। पीछे स्नेल जो एक होते हैं ना, जिसके अंदर घुस के रहने लग जाती है, तो अब तो कुछ ऑपरेशनल नहीं है। ये तो कितनी सही बिल्डिंग है, इसमें मस्त कैफ़े कूफे सा खुल सकता है। ये वाले पार्ट की वजह से इसको स्नेल टाइप बिल्डिंग कहते हैं। भाई आपके यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ देखने मिल जाएंगे अलग अलग लोगों के बिश्केक में, क्योंकि अभी भी सोवियत एरा में ही है थोड़ा ना बिश्केक। भाई कभी कभार मैं क्या सोचता हूँ कि जो सोवियत यूनियन था वो टूट के 15 देशों में बन भी गया, ठीक है। और जो रशिया आज भी है, वो भी जो 2nd नंबर पे सबसे बड़ा देश है कनाडा, उससे डबल बड़ा है। सोचो जो 15 देश टूट चुके जिस देश में से, आज भी वो देश नंबर 1 पे है और 2nd नंबर वाले से दुगना बड़ा है। और जो कजाकिस्तान इसमें से टूटा था, वो आज की तारीख में 9वां सबसे बड़ा देश है। सोचो मतलब कितना बड़ा रहा होगा यार सोवियत यूनियन का एम्पायर। मैं तो कई बार इमेजिन भी नहीं कर पाता इतना बड़ा था। और अलास्का जो इन्होंने अमेरिका को बेचा रशिया ने, अगर वो ना बेचते तो कितना बड़ा था यार। ये बिल्डिंग आ गई इनका ओपेरा हॉल, काफ़ी बड़ी है, पीछे तक है, सोवियत टाइम की बनी होगी ऑफ कोर्स सी बात है। अच्छा आप नोटिस करोगे कि जो किर्गिस्तान के लोगों की शक्ल है वो मंगोलियन चाइनीज़ टाइप शक्ल है। वो क्यों है, क्योंकि किर्गिस्तान पे राज करा था चिंग डायनेस्टी में, मतलब अभी से 1000 साल पहले, जो सबसे खूंखार राजा था चाइना का, उसने।
ठीक है, चिंग डायनेस्टी कहते हैं उसको। और फिर 1200 के करीब यहाँ पे राज हुआ था मंगोल्स का, गंगिस खान ने जब अपना एम्पायर एक्सपेंड करा था। और ये तो कहते हैं पता नहीं कौन सा कि हर 7वां बंदा चंगेज़ खान का मतलब डिसेंडेंट है पूरी दुनिया में, कुछ ऐसा कहते हैं। तो इसलिए इनकी शक्लें थोड़े मंगोलियन और चाइनीज़ टाइप हैं। वैसे इनके पड़ोसी भी यही देश लगते हैं तो होगा ही, पर मैंने रिसर्च करी, मैंने ज़्यादा ही मैच हो रही हैं कुछ, तो ये उनके एम्पायर के अंडर था किर्गिस्तान। भाई ये है किर्गिस्तान का सबसे मशहूर ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं माशूत का। ये तो नहीं है मतलब ऐसी वैन्स। ये एक पार्क में आ गया मैं, कोई भी नहीं है भाई पार्क में, 1-2 बंदे घूम रहे इधर उधर ऐसे ही। और गर्मियों में बहुत सुंदर हो जाता होगा ये। यहाँ पे 4 तोपे रख रखे हैं, शायद ये रेड आर्मी को करने के लिए है, कुछ रेड सोल्जर्स कुछ ऐसा लिखा था गूगल पे, डेडिकेटेड। वही सोवियत में हर चीज़ का मोन्यूमेंट बना देते थे, तो इसका भी बना दिया। पूरे किर्गिस्तान में ना तो ऐसा कोई ख़ास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मतलब बिश्केक के अंदर पब्लिक बसेस चलती हैं, पर ऐसे कोई बस नहीं है जो आपको बिश्केक से ओस्ट ले जाए। मतलब पब्लिक वैसी वाली बस नहीं जैसे हमारे यहाँ पे चलती हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, वैसी बस नहीं है सरकार के द्वारा। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो ऐसी माशूत का ही प्राइवेट चलती हैं, इनको पैसे दो और जब ये भर जाएंगी तब चलेंगी। ट्रेन सर्विस भी इतनी ख़ास नहीं है। यहाँ से हफ्ते में 1 या 2 बार कोई कजाकिस्तान ट्रेन जाती है, वो भी किसी और शहर, अलमाटी नहीं जाती। और शायद हफ्ते में 1 या 2 बार मॉस्को ट्रेन जाती है। पूरे इंटरनल किर्गिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक ट्रेन चलती है, वो भी बिश्केक से इससे कुल जो इनकी लेक है वहाँ तक। वो भी सितंबर के शुरुआत में उस ट्रेन को बंद कर देते हैं क्योंकि टूरिस्ट नहीं आते, तो ट्रेन का फेयर थोड़ा महंगा है तो लोकल्स यूज़ नहीं करते। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट था यहाँ का। इस तरफ ये बग्गी सी बना रखी है, यहाँ पे घूम भी रहे थे लोग, दिखाता हूँ मैं आपको। अजीब सा है, कुछ भी फुहारे वुहारे सब बंद है अभी। तो इस बग्गी सी में घूम रहे लग रहे हैं। वहाँ पे खड़ी भी हैं काफ़ी सारी, उनमें से शायद आप रेंट करके पार्क में घूम सकते हो, कुछ ऐसा होगा। ये देखो ये जाने लग रहे हैं। चलो हमको यहाँ पे एक मोन्यूमेंट है किलोमीटर 0, वहाँ चलते हैं और देखते हैं क्या है। वैसे मैं आपको बताऊँ तो ये सारे जितने भी स्टैंड्स हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, या फिर आप रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, जितने भी सोवियत यूनियन के पार्ट थे भाई, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ देशों में कंसिडर करे जाते हैं। मतलब चोरी डकैती, किडनैपिंग, मारपीट यहाँ पे काफ़ी कम है और देशों के मुकाबले, जो साउथ अमेरिका से कंपेयर करें। मतलब ओवरऑल काफ़ी सेफ़ हैं टूरिस्ट वगैरह के लिए, ऐसा कुछ यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता। अज़रबैजान, आर्मेनिया वगैरह ये भी सारे सेफ़ देश हैं जितने भी सोवियत यूनियन से टूटे थे। ये है भाई 0 किलोमीटर मॉन्यूमेंट। और यहाँ पे जो मेरे को समझ में आया है ना, ये लिखा है काराकोल, जो इनकी लेक है। काराकोल वो वाली बात नहीं कर रहा मैं जो ताजिकिस्तान में, यहाँ पे लेक नहीं, सॉरी इनकी सिटी है काराकोल 400। फिर यहाँ पे लिखा है ओश, ये लिखा हुआ 672। तो ये अलग अलग डिस्टेंस लिखे हुए हैं यहाँ से नाप के, बस इतना सा था ये। यहाँ पे आ गई भाई एक पेंटिंग्स की मार्केट, और आपको पता ही है मैं पेंटिंग वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। देखते हैं कोई पसंद आती है तो लेते हैं। बहुत सारी हो गई, अब सारी नई घर में टांगेंगे। अनदर बंदे का स्टैचू भाई, ये तो आते ही रहेंगे। सुबह से कितने आ चुके ना। यहाँ लहराने लग रहा है किर्गिस्तान का बहुत ही बड़ा एक फ्लैग। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है जिसकी वजह से 0 डिग्री -5 लग रहा है। वहाँ पे एक स्टैचू है, उसके पास चलते हैं। ये एक पूरा स्क्वायर आ गया, इसका नाम है अलातू स्क्वायर। और वहाँ पे शायद होने लग रही है आइस स्केटिंग। हाँ आइस स्केटिंग में पक्का वहाँ पे। और यहाँ पे आप ये देखोगे तो ये बिल्डिंग है। वहाँ पे एक झूला देखोगे तो एक बहुत ही फेमस पार्क के अंदर है वो झूला, पर शायद अभी बंद हो रखा है फेरिस व्हील, वरना उस पर जाके आप बिश्केक के नज़ारे देख सकते हो। क्योंकि आप वैसे देख सकते हो ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स चारों तरफ में कहीं पर भी हैं नहीं यहाँ पे, पर अभी सर्दियों में डिमांड हर चीज़ कम रहती है तो वो झूला भी बंद है। एक और कोई मोन्यूमेंटल बिल्डिंग। पूरी जो रोड है ना, ये सबसे ज़्यादा मेन रोड है बिश्केक की, ठीक है। इस पे ही आपको सारे अट्रैक्शंस मिल जाएंगे। अब सामने चलते हैं। ये आ गया इनका पार्लियामेंट बिल्डिंग। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ क्योंकि जो इनके गूगल पे है ना, रशियन में ही नाम लिखा है, वो पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से क्या है, पर लोगों ने 1-2 लोगों ने रिव्यू डाले। एक ने लिखा है कि बिल्डिंग बहुत अच्छी है, अंदर जो लोग काम करते हैं वो बहुत ही बेकार है। तो मैं समझ गया पार्लियामेंट की बिल्डिंग ही हो सकती है। जी हाँ, सही पहचाना मैंने, ये है पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑफ किर्गिस्तान।
और इसको वाइट हाउस कहते हैं यहाँ के लोग। और लिखा भी था रिव्यू में कि 2 रेवोल्यूशन ये वाइट हाउस झेल चुका है, पर अंदर के लोग बहुत बेकार है। ये रिव्यू में कौन लिखता है भाई? 2 ही रिव्यू थे, एक रिव्यू ये लिखा था, दूसरे ने सिर्फ स्टार्स दिए थे, रिव्यू कुछ नहीं लिख रखा था। आगे चलते हैं मनास स्क्वायर पे। तो बिश्केक के जो एयरपोर्ट का नाम है वो है मनास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मनास कौन है? मनास है यहाँ का लेजेंडरी हीरो, वॉरियर और यूनिफाइंग फादर ऑफ किर्गिज़ पीपल। तो मतलब जो इनके लेजेंडरी हीरो हैं उनका उन्होंने वहाँ पे स्क्वायर बना रखा है, उन्हीं के नाम पे एयरपोर्ट है। और पार्लियामेंट के बिल्कुल आप उन स्टेयर्स तक घूम के आ सकते हो, फ़ोटोज़ वीडियो कुछ बनाओ, कोई भी रिस्ट्रिक्शन एज सच नहीं है। ये मैंने दूर से पढ़ लिया, ये ऊपर लिखा है रशिया, तो ये रशियन सिनेमा है जो बिल्कुल किर्गिस्तान के मतलब बिश्केक में बिल्कुल बीचों बीच रशिया सिनेमा करके सिनेमा है। यहाँ पहुँच गया भाई, वॉक करते करते, काफ़ी दूर था। ये है मनास का स्टैचू जो इनका लेजेंडरी हीरो है। और ये स्क्वायर सा है एक, यहाँ पे देखो पुरानी ओल्ड रशियन टाइप बिल्डिंग, ये भी रशियन टाइप बिल्डिंग, और सामने भी ये सबसे पुराना स्क्वायर होगा इनका, लग रहा है वहाँ पे भी इनका कुछ मेन चीज़ है। भाई पूरे दिन घूमा मैं, 3-4 घंटे पैदल, कम से कम 6 किलोमीटर तो चल लिया आऊँगा। पर बिश्केक में इतना कुछ करने का नहीं है, जो भी था मैंने आपको दिखा दिया, इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। किर्गिस्तान में नेचुरल ब्यूटी देखने आते हैं लोग, जो कि हमने सेरिताश में देखी। और अगर मेरा एक दिन और होता ना, मेरा जापान का ग्रुप टूर है उसके लिए जाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से टैक्सी लेके बालेकची जाता, बालेकची से टैक्सी लेके काराकोल जाता, और काराकोल से बस चलती है अलमाटी शहर के लिए। ठीक है, आपको वापस नहीं आना पड़ेगा यहाँ पे। तो पर दिक्कत क्या थी कि सर्दियों में बस चलती है नहीं चलती, क्योंकि पैसेंजर्स बहुत कम होते हैं, तो श्योरिटी नहीं थी। जापान टूर से रिस्क ले नहीं सकते थे, तो मैंने कहा छोड़ो इस बार नहीं जाते। चलो भाई, चाय सी पी ली थी, मेरे को तो इतनी अच्छी लगी नहीं, मतलब पता नहीं अजीब सी थी, तो सस्ती थी वैसे, $2 से भी कम की थी। तो अभी हम आ गए गांधी रेस्टोरेंट। वैसे भूख मेरे को कम है, पर पैक करा लेंगे खाना, और आंटी जी ने कहा था मिल के जाना, फिर कल चला ही जाऊँगा, मैंने सोचा मिल लेते हैं। और भाई से जो यहाँ पे हेड शेफ़ हैं, पहले यहाँ पे स्टूडेंट थे, तो उनसे पूछ भी लेंगे कि भाई 1-1.5 साल पहले जो यहाँ पे रेसिज्म वगैरह मारपीट हुई थी इंडियंस के साथ, वो क्यों हुई थी। कल वो बता रहे थे, आज कैमरे के सामने पूछेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। भाई मैं आ गया था वापस से गांधी रेस्टोरेंट जिसमें कल खाया था, तो भाई मेरे को कल मिले थे, ये वीडियोस वगैरह देखते थे। हेलो। तो आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम चिन्मय बड़ोदेकर। एक सेकंड, चिन्मय भाई को फोकस में लेते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे किर्गिस्तान कैसे पहुँचे? मैं पहले रसिया MBBS कर रहा था। हाँ। तो वहाँ पे 6 साल में का कोर्स होता है, जिसमें पहले 3 साल इंग्लिश मीडियम, हाँ। बाकी के 3 साल जो मेन होते हैं वो रशियन मीडियम में होते हैं। अच्छा। और यहाँ पे उस टाइम पे एक ही कॉलेज थी ISM, जिसमें पूरे 5 साल का कोर्स इंग्लिश मीडियम में था। अच्छा, तो मैंने रसिया में पहले 2 साल करने के बाद यहाँ ट्रांसफ़र लिया। अच्छा ऐसे ट्रांसफ़र भी हो जाता है? जी, आप कंट्री चेंज हो गई? जी, जो SN के कंट्रीज़ है, हाँ हाँ। उसमें आप ट्रांसफ़र SN क्या? SN के, जो सोवियत यूनियन की सेपरेटेड कंट्रीज है। अच्छा अच्छा जी, तो उसमें आप आ सकते हैं ट्रांसफ़र लेके। अच्छा, आप 2-3 साल बाद आ गए थे? जी। फिर यहाँ पे कितने साल किया? यहाँ पे मैंने फिर आगे और 3 साल किया। 1 साल जो है इसमें कुछ आवर्स जो होते हैं, जिसमें राजनीति चासोव कहते हैं, मतलब कि वहाँ के कुछ कोर्स में जो घंटे होते हैं उतने घंटे यहाँ पे भी होने चाहिए। अच्छा। या तो फिर जो डिफरेंस होते हैं उतने डिफरेंस आवर्स को आपको वापस यहाँ पढ़ना पड़ता है। अच्छा, फिर आप किर्गिस्तान आ गए थे क्योंकि वहाँ पे रशियन में था? जी, इस वजह से। फिर आप किर्गिस्तान से इंडिया चले गए? हाँ, मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया पढ़ाई, और पढ़ाई करके फिर मैं इंडिया में चला गया वापस। मैं अपनी जॉब कर रहा था इंडिया में। उसके बाद आप किर्गिस्तान कैसे पहुँच गए वापस से? जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट था तो हमने इंडियन रेस्टोरेंट खोला हुआ था। अच्छा जी, जब आप यहाँ पे स्टूडेंट थे तो आप अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे इंडियन, यही वाला? जी, इससे पहले हमारा एक और इंडियन रेस्टोरेंट था सुगर स्पाइस नाम से। अच्छा, वो कोविड के बाद हमने बंद किया। आप यहाँ पे स्टूडेंट थे और आपके पेरेंट्स ने रेस्टोरेंट खोल लिया था? जी जी, मेरे पेरेंट्स को मैंने एक बार वेकेशन में यहाँ पे बुलाया था। हाँ। तो तब हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे स्कोप है, तो फिर हमने यहाँ रेस्टोरेंट खोला था। अच्छा अच्छा जी। तो ये कब खोला था आपने? ये हम 2019 में खोला, कोविड से पहले। अच्छा अच्छा जी, 2000 मतलब हो गए 7 साल है ना? जी। फिर आप वापस आ गए यहाँ पे? आपके पेरेंट्स यहीं पे थे तब? मेरे पेरेंट्स यहीं पे थे, इंडिया में जॉब कर रहे थे? जी, कोविड के टाइम पे मैं इंडिया में जॉब कर रहा था, पेरेंट्स यहीं थे, हैंडल कर रहे थे। अच्छा, फिर आप यहाँ पे आ गए किर्गिस्तान? जी, मेरे फादर यहाँ एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, तो उसके बाद मैंने अपनी जॉब क्विट करके मैं यहाँ बिजनेस में आ गया।
अच्छा अच्छा, मतलब मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप यहाँ पे एज ए हेड शेफ हो जी। तो खाना बनाने का शौक था पहले से ही है, मुझे खाना बनाने का शौक पहले से ही था। मुझे शेफ़ बनना था, पर मेरे फादर ने कहा कि तब औरंगाबाद में IIHM कॉलेज था जिसकी अच्छा। फ़ीस भी 25 लाख थी हाँ हाँ हाँ, और रसिया में MBBS की कॉस्ट भी 25 लाख। हाँ। मेरे फादर ने कहा व्हाइट कोट पहनना ही है तो डॉक्टर का पहनो। अच्छा, चलो यहाँ पे रेस्टोरेंट में मन लग गया। अच्छा, मैं कल आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पे शायद 1 या 1.5 साल पहले कोई इंसिडेंट्स हुए थे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ या इंडियंस के साथ, वो क्या हुआ था? उसमें एक इजिप्ट के लड़के ने किसी लोकल लड़के पे हमला किया था, मतलब कुछ फाइट हुई थी। तो उन लोकल लोगों ने सब अपनी कम्युनिटी जमा की, 1000-2000 लोगों ने, किर्गिज लोगों ने, और उनको लगा कि वो इजिप्ट नहीं बट इंडियन या पाकिस्तानी था। हाँ, क्योंकि सेम ही शक्ल है। जी, तो इस वजह से फिर उन्होंने हमला कर दिया था पाकिस्तानी हॉस्टल्स, इंडियन हॉस्टल्स। अच्छा, 1000-2000 बंदों ने? जी, मिलके। अच्छा जी, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब ये लड़ाई झगड़े में मतलब हुआ होगा, उनके साथ पिटाई विटाई हुई होगी। हुई थी। हाँ, ये बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी क्योंकि मैं भी वीडियोस में मेंशन कर रहा था कि मतलब मेरा ऐसे हो रखा था ओस, जब मैं पहुंचा मैं कहा भाई निकलो किर्गिस्तान से, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं रेसिज्म हो रही है इंडियंस के साथ। जी, उस टाइम पे था, 1 साल पहले की बात है। अच्छा, फिर आपके रेस्टोरेंट पे क्या हुआ था, कुछ हुआ था? हम जो है सेंटर में है बिल्कुल, तो हम बिल्कुल सेफ थे। हमारा रेस्टोरेंट भी एज यूजुअल चालू ही था, बट बस रात को ये चीज़ हुआ था पाकिस्तानी इंडियन हॉस्टल्स पे। अच्छा, कितने दिन तक हुआ था ये? और ये 1-2 दिन तक हुआ था। अच्छा रात को हुआ था। और जैसे ही ये हुआ एम्बेसी सबके सपोर्ट से वापस सब कुछ सही हो गया। अच्छा अच्छा, तो वैसे आप बता रहे थे कि आपके रेस्टोरेंट पे आके लोग माफ़ी भी मांग रहे थे, वो क्या था? हाँ, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो कुछ अच्छे लोग हैं, जो कुछ आजू बाजू के सिटीज़ के आजू बाजू जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ की जो कम्युनिटी है, उन लोगों ने मिलके ये किया था। अच्छा, उन लोगों ने आके किया था। पर जो सिटी के लोग हैं प्रॉपर, जो एजुकेटेड है, वो लोग हमारे रेस्टोरेंट के गेस्ट हैं, वो आके हमसे माफ़ी भी मांग रहे थे कि आई एम सॉरी, हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों ने इस टाइप की हरकत की है। अच्छा, वैसे अब आपको मतलब क्या रेसिज्म वगैरह फील होती है कुछ यहाँ पे? नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल नॉर्मल है। हम यहाँ 15 साल से हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा, हाँ, क्योंकि आपके रेस्टोरेंट वगैरह पे कोई डैमेज तो नहीं हुआ है ना? जी, कुछ भी नहीं। अच्छा, चलो यार, खाना भी बहुत अच्छा बनाया था, मैंने कल वीडियो में बताया था। जी, थैंक यू। तो वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर आपके कस्टमर्स किर्गिज लोग ही होंगे। जी, किर्गिज, रशियंस सारे लोग हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स तो फिर मतलब बजट में आते हैं, डेली तो खा भी नहीं सकते हो, आपको पता ही होगा। जी। तो चलो ठीक है, आज तो थोड़ी भूख कम थी तो पैक करा लेंगे, घर जाके खाएंगे। थैंक यू। अच्छा, ये मैंने सोचा कि बता ही दूँ वीडियो में, क्योंकि मेरे दिमाग में भी चल रहा था जब से किर्गिस्तान आया था ना, जब से एंटर किया था मैं क्या, चलो सहरी तास तो छोटा सा गांव था, वहाँ पे तो लोग को इतना मतलब नहीं है, पर ओश वगैरह में मेरे को लगा कि भाई पता नहीं सेफ़ होगा नहीं अनसेफ होगा, कि मैं वीडियो बनाऊँगा उनको लगा पता नहीं क्या बना रहा हूँ, पर वो इजिप्शियन लोगों की वजह से हुआ था। तो मेरे को भी इतना कुछ रेसिज्म फील हुआ नहीं। मेरे 3 भाई ताजिकिस्तान में पढ़ने भी लग रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, वो भी बोले कि नॉर्मल है। मतलब देखो, थोड़ी बहुत रेसिज्म हर देश में, कह ही नहीं सकते कि ऐसे नहीं कह सकते इंडिया में रेसिज्म नहीं है, हर जगह वो तो थोड़ी बहुत तो होती है, पर इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। चलो खाना लेके टैक्सी करके वापस चलेंगे। चलो चिन्मय भाई, बाय बाय। चलो आंटी जी, बाय बाय। फिर किर्गिस्तान आते हैं तो मिलते हैं। चलो भाभी भाई, बाय। चलो भाई, इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। रेस्टोरेंट से खाना, वैसे मैं खाने तो नहीं वाला था, वहाँ पे 2 भाई और मिल गए, किसी ऑफिशियल काम से आ रखे थे किर्गिस्तान, तो उनसे बहुत बातचीत करी, थोड़ा बहुत उनके साथ खा लिया। अब जो पैक कराया था वो सुबह खा लूँगा। थैंक यू सो मच चिन्मय भाई, और थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने इतना अच्छा खाना खिलाया, इतनी अच्छी तरह होस्ट किया, और सच में बढ़िया खाना था रेस्टोरेंट का। कभी आप किर्गिस्तान आओ तो ट्राई कर सकते हो। कल हम निकल जाएंगे यहाँ से अलमाटी के लिए, पता नहीं कितने बजे वाली बस लेंगे, दिन में 5 बसें चलती हैं बिश्केक से अलमाटी डायरेक्ट, तो कल का कल देखेंगे भाई क्या करना है। कल बस नहीं मिले तो परसों चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो को रखते हैं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। वापस हॉस्टल आ गया था, थोड़ी बर्फ़बारी हो रही थी।